हाय एवरीवन। सो हम लोग लास्ट लेक्चर में कूलम लॉ की हमने थ्योरी पढ़ी थी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए थे, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है बिकॉज हमें एज आई टोल्ड यू की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं कूलम लॉ से बहुत बन सकते हैं। सो इसलिए हम आज के सेशन में भी कूलम लॉ की प्रॉब्लम्स ही करेंगे। सो कूलम लॉ की प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट सेशन में प्रॉब्लम हमने 3 प्रॉब्लम्स कर ली थी। कूलम्स लॉ पे ही हमारे 4th प्रॉब्लम जो है वो है द रेशो एफ सी अपॉन एफ जी। इसका ऑल अप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड जो है, ये जो रेशियो है वो क्या होगा, वेयर एफ सी इज द कूलम फोर्स। ये आपका है जो कूलम फोर्स होगा बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, जिसकी रेडियस है आर बी। ओके, एंड एफ जी जो है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन बिटवीन प्रोटॉन एंड, सेम चीज है ना, बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट, जिसकी रेडियस है आरबी। ओके, सो योर ऑप्शंस आर अप्रोक्सीमेटेड पूछा है अपन को, है ना। 2 × 10⁻39, 2 × 10⁻49, 2 × 10⁻42 टाइम्स आरबी, एंड डी आपके पास है -2 × 10⁻39 अपॉन आरबी। सो हमें क्या करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, कूलम फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में हमें फॉर्मूला पता है, काफी सिमिलरिटीज होती है। कूलम फोर्स होता है K(Q1 Q2) अपॉन आर स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा होता है Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है। सो फर्स्ट बोर ऑर्बिट का मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है जिसके अंदर एक प्रोटॉन रखा हुआ है और एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, बिकॉज हमें ये हमें एच एटम के लिए करना है। ओके, दिस इज फॉर एच एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए ये हमें कैलकुलेट करना है। सो हाइड्रोजन एटम की जो स्ट्रक्चर होती है दैट आई हैव ड्रॉन ओवर हियर, न्यूक्लियस होता है, उसमें एक प्रोटॉन है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। नाउ फर्स्ट बोर ऑर्बिट में है और उसकी रेडियस आरबी, इसका मतलब प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, आरबी। इसका ये मतलब है कि आरबी रेडियस के उसमें ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो किसी भी टाइम अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस कितनी दिखाई दे रही है, आरबी दिखाई दे रही है। सो सिंपल सी चीज है, अगर हमें यहाँ पर एफ सी अपॉन एफ जी लेना है तो एफ सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K(Q1 Q2) अपॉन आर बी स्क्वायर। ओके, एफ जी हो जाएगा Gm1m2 अपॉन आर बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास हमारे पास सपोज m1 m2 है, दोनों का चार्ज q1 q2 है, डिस्टेंस दोनों में सेम रहेगी तो आरबी स्क्वायर से आरबी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन लगता है, और जब अट्रैक्शन होता है तो फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो ऊपर कूलम अट्रैक्शन लगेगा तब भी नेगेटिव होगा। और ग्रेविटी तो हमेशा ही अट्रैक्टिव नेचर की होती है, कभी ग्रेविटी की वजह से रिपल्शन होता ही नहीं है। सो अगर आप नेगेटिव साइन अप्लाई भी करते हैं तो वो आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा, यहाँ पर भी करना पड़ेगा, तो अगेन इट विल कैंसिल आउट। ओके, सो अब हम यहाँ पर बस न्यूमेरिकल वैल्यूज पुट करेंगे। सो के की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻⁹। ओके, Q1 Q2 प्रोटॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है दोनों सेम ही होता है, सो 1.6 × 10⁻⁹ का स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय Gm1m2। G हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू G की आ जाएगी। मास हमें पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंट होता है, सो बस आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg। सो ये वैल्यूज जो है जब रखेंगे तो वी विल गेट ऑप्शन ए। हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो इसका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास कूलम के। नेक्स्ट 5th जो क्वेश्चन है वो देखिए। सो 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास Q1 एंड Q2। ओके, एंड आर फिक्स्ड एट डिस्टेंस D। डिस्टेंस D पे जो है दोनों Q1 Q2 चार्ज जो है प्लेस किया जाता है ना। नाउ इट इज डिजायर्ड टू पुट a charge Q3 between them. Okay, now
अगर हमें ये चाहिए when these are on the line joining them so that the charge q3 is in equilibrium, q3 will be in equilibrium if, तो इसके जो ऑप्शंस हैं Q3 आपके पास पॉजिटिव हो, बी ऑप्शन आपके पास है Q3 इज नेगेटिव, सी आपके पास है साइन डजंट मैटर, मतलब कैसा भी हो पॉजिटिव नेगेटिव हो पॉसिबल हो जाएगा आपके पास, नॉट पॉसिबल एट ऑल। ओके, Q3 विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो इसमें आपके पास ये मल्टीपल करेक्ट हो जाएगा अगर मैंने यहाँ पे इफ डाल दिया तो बहुत सारे ऑप्शंस इसके जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। हम इसको सिंगल करेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। Q3 विल बी इन इक्विलिब्रियम एंड इट इज पॉसिबल ओनली इफ। अब ये देखो, ये करने से क्या होगा, इसका एक ही आंसर करेक्ट होगा। सो हमारे पास ये कहा गया है कि दो चार्जेस है Q1 Q2 और उनको d डिस्टेंस पे रख दिया गया है, इसका मतलब ये Q1 हो जाएगा आपका और ये Q2 हो जाएगा। एंड एज यू कैन सी बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है आपके पास क्योंकि आगे नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज डिस्टेंस d, ये d डिस्टेंस पे है। इट इज डिजायर टू पुट Q3 बिटवीन देम, दोनों के बीच में आपको दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उस लाइन पे आपको चार्ज रखना है। मैंने क्वेश्चन में ये चीज मतलब कट कर दी, मैंने लिखा नहीं है, बट जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें ये डिटेल में मेंशन है कि दोनों को जो लाइन ज्वाइन करने वाली लाइन है वहां पर Q3 रखा गया है, बट दोनों चार्जेस के बीच में कहीं रखा जाना चाहिए। हमें Q3 के बारे में कुछ पता नहीं है, बस हमें ये कहा गया है कि Q3 विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उस पे नेट फोर्स जो है वो जीरो होना चाहिए। सो उस Q3 को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमारे पास ये चीज, मतलब Q3 इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ये चीज कब पॉसिबल है, ओनली आ गया इसका मतलब होगा कि जो ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है सिर्फ वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब ए ऑप्शन है Q3 पॉजिटिव, सो देखो Q1 आपका पॉजिटिव है, Q2 आपका पॉजिटिव है और Q3 सपोज मैंने यहाँ पे रख दिया, इस पॉइंट पे मैंने यहाँ पर Q3 रख दिया, ठीक है, ये मेरा Q3 है। अगर ये Q3 पॉजिटिव हुआ एज डिस्क्राइब्ड इन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए को अगर अपन सही मानते हैं तो देखो Q3 पॉजिटिव है। अगर Q3 पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है जो Q2 है वो उसको लेफ्ट हैंड साइड में धक्का देगा और जो Q1 है वो इसको राइट हैंड साइड में धक्का देगा। सो यस देयर इज सम चांस हम Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर इनके बीच की जो दूरियां हैं, मतलब Q3 से Q1 की दूरी और Q3 से Q2 की दूरी, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि ये फोर्स बैलेंस हो जाए। कारण जब भी किसी एक पार्टिकल पे लेफ्ट और राइट साइड में फोर्स लग रहा हो और अगर वो फोर्स इक्वल हो जाए तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो यस Q3 अगर पॉजिटिव है तो ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, लेकिन यहाँ पर आ गया ओनली। ओनली का मतलब ये हो जाता है कि Q3 का पॉजिटिव ही होना जरूरी है, नेगेटिव वाली सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए। तो बी ऑप्शन में देखते हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या हुआ। नेगेटिव में क्या होगा, अगर Q3 नेगेटिव है तो Q1 इसको अपनी तरफ खींचेगा और Q2 इसको अपनी तरफ खींचेगा। इस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है कि Q3 पर दोनों साइड में फोर्स लग रहे हैं और जब दोनों साइड में फोर्स लगते हैं तो चांसेस होते हैं कि उस पर नेट फोर्स जीरो हो सके। इसका मतलब पॉजिटिव के साथ भी ये चीज हो सकती है, नेगेटिव के साथ में भी ये चीज हो सकती है। तो इसका मतलब Q3 का जो साइन है दैट डजंट मैटर, तो इसका आंसर होगा सी। ध्यान रखिएगा ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बोल रहा था ओनली करके लिख दिया, यानी कि केवल ए सही हो, नो, केवल बी सही है ना, ए और बी दोनों सही है और दोनों सिचुएशंस किस में आ रही है, ऑप्शन सी में आ रही है कि उसका साइन जो है वो मैटर नहीं करेगा। और डी जो है नॉट पॉसिबल एट ऑल, वो तो हमारे पास केस ही खत्म हो गया। ओके, सो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। दिस वाज आल्सो फ्रॉम कूलम्स लॉ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दो चार्जेस हैं आपके पास, Q1 इज इक्वल टू 1 नैनो कूलम और Q2 आपके पास है 2 नैनो कूलम दैट आर केप्ट इन फ्री स्पेस सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, एंड डी डिस्टेंस बिटवीन देम आपके पास है 0.1 मीटर। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट चार में से क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा। ए ऑप्शन आपके पास है फोर्स ऑन Q2 इज अलोंग द, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ओके, फ्रॉम Q2 टू Q1। एंड बी आपके पास है फोर्स ऑन
Q2 is same in magnitude as that on Q1. ओके, सी ऑप्शन आपके पास है, फोर्स ऑन Q1 इज अट्रैक्टिव, फोर्स ऑन Q1 इज अट्रैक्टिव, एंड डी ऑप्शन आपके पास है, अ चार्ज Q3 इज इक्वल्स टू -3 nanocoulomb placed at midpoint between them experiences no net force. ओके, सो ये हमारे पास देखिए इस सिचुएशन में क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए। ओके, सो सिचुएशन देखिए, दो चार्जेस हमें गिवन है Q1 Q2 एंड उनके जो बीच की जो डिस्टेंस है D बिटवीन देम इज 0.1 मीटर। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो सिचुएशन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, सिचुएशन ड्रॉ करने के लिए ये हमारे पास कंडीशन हो गई, Q1 यहाँ पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज है एज वी कैन सी, एंड Q2 आपके पास भी पॉजिटिव चार्ज है 2 नैनोकूलम, एंड दोनों के बीच का जो सेपरेशन है D इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्स ऑन Q2 इज अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, मतलब ये कह रहा है कि Q1 जो है Q2 पर फोर्स लगाएगा। अब हमें साफ साफ पता है दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 जो है वो Q2 को धक्का देगा, पुश करेगा दूर की तरफ, तो इधर इधर लगना चाहिए ये फोर्स, राइट। और ये जो डायरेक्शन हमने ड्रॉ की है, ये डायरेक्शन मतलब राइट हैंड साइड में जो एरो जा रहा है, वो एरो कहाँ है, वो जा रहा है Q1 से शुरू होके Q2 की तरफ, मतलब ये जो एरो हमारा शुरू हुआ है, ये डायरेक्शन है फ्रॉम Q1 टू Q2, क्योंकि आप Q1 पे खड़े हो और अब आप Q2 की तरफ जा रहे हो, तो आप राइट हैंड साइड में चलोगे, और हमारी जो डायरेक्शन आई है वो राइट हैंड साइड में आई है, लेकिन ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, दिस फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, तो ये गलत हो गया। फोर्स ऑन Q2 इज सेम इन मैग्नीट्यूड एज दैट ऑन Q1, ये कह रहा है कि Q2 पर उतना ही फोर्स लगेगा जितना Q1 पे लगेगा। यस, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, और यही इसी अमाउंट का फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा और इतना ही फोर्स Q2 Q1 पर लगाएगा, तो दोनों चार्जेस को इतना ही फोर्स फील होने वाला है, तो यस मैग्नीट्यूड वाइज ये फोर्स सेम होगा, तो बी आंसर करेक्ट है। सी कह रहा है कि फोर्स ऑन Q1 इज अट्रैक्टिव, राइट। Q1 पे जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, नॉट पॉसिबल, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्टिव होगा ही नहीं। Q3 -3 नैनोकूलम प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन देम एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स, अगर इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पे यहाँ पे Q3 चार्ज रख दिया जाए और उसकी वैल्यू है -3 नैनोकूलम, तो क्या इस पे फोर्स 0 होगा, देख लेते हैं। सो इस -3 को Q1 अपनी तरफ खींचेगा और Q2 अपनी तरफ खींचेगा, सो जो फोर्स 1 होगा यानी Q1 जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, K Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 1 नैनोकूलम, और Q3 कितना है, 3 नैनोकूलम। ओके, मैं अभी साइन नहीं ले रही हूँ क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वी नो, और डिस्टेंस हो जाएगी 0.1 का हाफ करना है, मिड पॉइंट पे रखना है ना, मिड पॉइंट पे रखने का मतलब डिस्टेंस 0.1 का हाफ हो जाएगी, तो 0.05 स्क्वायर, राइट। और जो F2 यानी Q2 जो फोर्स लगाएगा वो कितना होगा, 2 नैनोकूलम, और यहाँ पे आ जाएगा 3 नैनोकूलम, और ये आ जाएगा 0.05 स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखिए, सारी क्वांटिटीज यहाँ पे आपके पास, ये 0.05 सेम है, ये भी सेम है, के यहाँ पर भी है, के यहाँ पर भी है, 3 नैनोकूलम यहाँ है, 3 नैनोकूलम यहाँ है, तो ये दोनों मैग्नीट्यूड कभी सेम नहीं हो सकते, क्योंकि इधर चार्ज है 1 नैनोकूलम और इधर चार्ज है 2 नैनोकूलम, तो फोर्स सेम नहीं हो रहे हैं, और अगर दोनों साइड के फोर्स सेम नहीं है तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, हेंस ऑप्शन डी भी इसका इनकरेक्ट होगा। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, देखिए आपको एक सर्कल दिया है, ओके, एक सर्कल है, एंड ये उसका डायामीटर है, एक जो उसके सेंटर से पास हो रहा है, ये उसका सेंटर है, और एक डायामीटर आपके पास यहां से हो रहा है इसका, ये भी एक डायामीटर है, देखिए। ओके, और ये पॉइंट इनको आपस में मिला दिया गया है, इस तरह से इनको स्ट्रेट लाइन से मिला दिया गया है,
और इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे मिला दिया गया। ये जितनी भी मैंने लाइन बनाई है ये सारी डॉटेड लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट ओ। ओ इस सेंटर का सर्कल है। दिस डायरेक्शन इज एक्स और बिल्कुल वर्टिकल में आपके पास यहाँ पर जा रही है डायरेक्शन वाई। तो अपने पास एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट है ए बी सी और उन तीनों पॉइंट पे हमने 3 चार्जेस रखे हैं। ए पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया गया है दैट इज Q/3, बी पॉइंट पे जहाँ चार्ज प्लेस किया है दैट इज Q/3 एंड सी पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस किया है दैट इज -2Q/3। ओके, नाउ द एंगल सी ए बी आपको गिवन है 60 डिग्री। आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस एट सी एंड बी। ओके, फोर्स कूलम फोर्स निकालना है बिटवीन चार्जेस एट पॉइंट बी एंड सी। देखिए बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा सा है, कंसेप्ट क्लियर होगा थोड़ा सा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 चार्जेस हैं, वो उनकी जो ज्योमेट्री है वो आपको दे रखी है, उनकी लोकेशन आपको बता रखी है और इस सर्कल पे आपको ये एंगल सी ए बी का मतलब है सी ए बी, ये एंगल अपन को गिवन है 60 डिग्री। आपको बताना है बी और सी पॉइंट के बीच में जो फोर्स कूलम फोर्स लगेगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले कूलम फोर्स निकालने के लिए हमें चार्ज का पता होना चाहिए और बीच की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो बी पॉइंट पे चार्ज कितना है, Q/3 है, राइट। सी पॉइंट पे चार्ज कितना है, -2Q/3 हो जाएगा। ये लीजिए चार्ज तो हमें पता चल गया। अब हमें डिस्टेंस निकालना है BC। तो आपको एक वो पता होनी चाहिए, सर्कल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो डायामीटर होता है वो हमेशा सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है, 90। तो यहां से आपको पता है कि जो AB डिस्टेंस है दैट इज डायामीटर। AB जो है वो आपके पास क्या है, डायामीटर है, क्योंकि ये सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है। तो AB अगर डायामीटर है इसका मतलब AB जो है वो इस सी पॉइंट पे कितना एंगल बनाएंगे, 90 एंगल बनाएंगे। तो ये आपका 90 एंगल, तो ये जो ABC है वो हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक राइट एंगल की तरह बनाती हूँ। ये देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। सी पॉइंट पे 90 बन रहा है तो सी पॉइंट ये हो गया, ठीक है। ए पॉइंट पे आपका 60 बन रहा है तो ये ए पॉइंट है और ये है हमारा 60 हो जाएगा, बचा हुआ जो है हमारा बी हो जाएगा। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू निकालें, साइन 60, तो साइन 60 कितना हो जाएगा आपके पास, BC अपॉन AB हो जाएगा। और AB हमारे पास क्या है, AB हमारे पास है इसका डायमीटर, इस सर्कल की जो रेडियस है वो हमें R गिवन है। ओके, रेडियस जो है हमें R गिवन है। सो AB आपके पास डायमीटर है, डायमीटर कितना हो जाएगा, 2R होता है, रेडियस का डबल। हमें BC की डिस्टेंस चाहिए तो BC हो जाएगा 2R साइन 60। ओके, साइन 60 हमारे पास कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2R √3/2 हो जाएगा और वो कितना हो जाएगा, R√3। तो BC यानी B और C पे जो चार्जेस होंगे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R√3 है और चार्जेस हमें पता ही है। सो हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा, K Q1 Q2, अच्छा मैग्नीट्यूड पूछा है इसलिए माइनस छोड़ दो, मैग्नीट्यूड ही पूछा है आपको, एंड डिस्टेंस है R√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है Q² अपॉन 54 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। देख लीजिएगा K के टर्म में आपको ऑप्शंस मिले या फिर R के टर्म में मिले। सो दिस विल बी द कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्जेस विच आर प्रेजेंट एट पॉइंट B एंड C। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 8। ओके, सो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। आपके पास है अ सर्टेन चार्ज Q is divided into two parts, Q and Q minus Q, for the maximum Coulomb force between them, the ratio स्मॉल q बाय कैपिटल Q कितना होगा। ऑप्शन है आपके पास 1/6, 1/8, 1/4, 1/2। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास कैपिटल Q चार्ज था और उसको आपने तोड़ दिया है। ओके, और तोड़ के उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट के पास स्मॉल Q चार्ज चला जाता है और दूसरे पार्ट के पास कितना बचेगा,
कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू गया तो क्यू माइनस क्यू। अब इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स लगेगा और हम चाहते हैं कि वो जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए और इसके लिए स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल क्यू का रेशियो क्या होना चाहिए। तो हमारे पास दो चार्जेस बच गए, अब स्मॉल क्यू यहाँ पे आ गया और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू यहाँ पे आ गया। सपोज इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, डी। डिस्टेंस हमें चेंज नहीं करनी है क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब ये रेशो देखो क्यू बाई क्यू है, 1/6, 1/8, 1/4, 1/2। इन चारों रेशो में कूलम का रिपल्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स इन चारों में से किस पे लगेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, बेसिकली ये जो रेशो है इसमें जो कैपिटल क्यू है वो तो हमारा ओरिजिनल चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, तो कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब डिवाइड करते वक्त हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू चेंज करनी है, तो स्मॉल क्यू की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू पे वो वैल्यू जो है हमें कितनी मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी। सो सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। सो फोर्स कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। अब हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू ऐसी रखनी है जिसपे ये फोर्स मैक्सिमम हो जाए। सो यहाँ मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट लगता है जो ये कहता है कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन है, राइट, आपके पास कोई फंक्शन है मान लीजिए x का, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे ये फंक्शन जो है आपका चेंज होते जाएगा। सो x की किस वैल्यू पर ये फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है, x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, सपोज एट x इक्वल टू एक्स नॉट, अगर आपका फंक्शन जो है वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू उस पॉइंट पर क्या होती है, जीरो होती है। सो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, ये जो फोर्स है वो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। और हमारा वेरिएबल क्या है, कौन सी क्वांटिटी को हम वेरी कर रहे हैं, स्मॉल क्यू को। तो इसका मतलब अगर हम चाहते हैं कि एफ मैक्सिमम हो जाए तो इसके लिए डी एफ अपॉन डी क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सो बस हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट करना है। तो डी बाई डी क्यू, और मैं एफ की वैल्यू रख देती हूँ, इस क्यू को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ एक बार, तो के बाई डी स्क्वायर और ये आ जाएगा क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और इसको अपन को क्या करना है, जीरो करना है। ओके, के बाई डी स्क्वायर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो स्मॉल क्यू के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, कैपिटल क्यू मिलेगा, माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2q हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारे पास। k बाई डी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, उसको राइट हैंड साइड में भेज के जीरो कर दो तो ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, q माइनस 2q इज इक्वल टू जीरो। और हमें जो रेशो चाहिए वो यहाँ पर q इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2q आ रहा है। रेशो आपको चाहिए था स्मॉल q बाई q का, तो अपने पास आ जाएगा 1/2, यानी हाफ हाफ पार्ट में उसको डिवाइड करना है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा बहुत अच्छा है। आपके पास दो चार्जेस गिवन है इस तरह से, ये कैपिटल क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, एक ही लाइन पे है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है। ओके, एंड हमें इन दोनों के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ये देखिए दोनों की लाइन ज्वाइनिंग है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे एक क्यू चार्ज प्लेस किया है। कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। हमें ये कहा जा रहा है दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम को बोला है, ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम इफ q इज इक्वल्स टू माइनस क्यू बाई टू, माइनस क्यू बाय 4, प्लस क्यू बाय 4, प्लस क्यू बाय 2। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी। इसमें आपको थोड़ा सा ये समझना है कि आपको वो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में दे रहा है। पूरे सिस्टम के इक्विलिब्रियम में होने का ये मतलब होता है कि इन तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स जीरो हो रहा है। अब नॉर्मली हमारी वो क्या होती है टेंडेंसी कि अच्छा ठीक है, तो हम सेंटर वाला जो चार्ज है उस पे फोर्स बैलेंस कर देते हैं। अगर आपने सेंटर वाले चार्ज पे बैलेंस किया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, कुछ नहीं मिलेगा, बिकॉज के कैपिटल क्यू अपॉन, सपोज ये कंप्लीट डिस्टेंस एल है हमारे पास, या फिर डी ले लीजिए, डी ले लीजिए, तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डी बाई टू, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डी बाई टू। तो यहाँ पे आपको मिलेगा डी बाई टू स्क्वायर, और दूसरे वाले चार्ज की वजह से क्या होगा, के क्यू क्यू अपॉन डी बाई टू स्क्वायर। क्या मिला आपको, कुछ नहीं मिला इससे,
स्मॉल क्यू की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको इससे। तो सेंटर वाले चार्ज पे अगर आप फोर्स बैलेंस करवाओगे, एग्जाम में आप चाहे करके देख सकते हो, कुछ रिजल्ट ना निकले तो फिर आपको क्या जानना है कि ये पीछे वाला कैपिटल क्यू या राइट हैंड साइड वाला कैपिटल क्यू, इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज के ऊपर फोर्स बैलेंस करवा के देखो, ठीक है। नेट फोर्स 0 आना चाहिए। सो ये कैपिटल क्यू है हमारा, यहाँ पर कैपिटल क्यू है, यहाँ पर स्मॉल क्यू है। ओके, हमें यहाँ पर नेट फोर्स क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। सो हम इस फर्स्ट वाले पे ले लेते हैं या फिर इस पे ले लेते हैं, बात एक ही है, दोनों पे फोर्स सेम ही लगेगा। तो सपोज राइट हैंड साइड वाले पे लेते हैं, ठीक है, इस क्यू पे। तो इस क्यू पे, राइट हैंड साइड वाले क्यू पे ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहले कैपिटल क्यू की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, प्लस अब स्मॉल क्यू की वजह से लगने वाला फोर्स निकालते हैं, तो के Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, एंड दैट नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, के से आपका के कैंसिल आउट हो जाएगा, इस कैपिटल क्यू से आपका कैपिटल क्यू कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो 2 स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो 4 बन जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू विल बी इक्वल टू -q/4। तो देखो ये -q/4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना था। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम नंबर 10। इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन वैसे बड़ा ही अच्छा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब सॉरी, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन थोड़ी देर बाद में कराऊंगी, पहले ये वाला करवा लेती हूँ। सो हमारे पास दो पॉइंटर चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, ओके, एंड उनके जो बीच की डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू यू 50 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेम चार्जेस आर नाउ पुट इन ऑयल सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है इज पुट इन ऑयल, ओके, जिसका आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, मैंने आपको बता रखा है रिलेटिव परमिटिविटी वाला पार्ट भी, है ना, क्या होता है वो रिलेटिव परमिटिविटी ऑयल का आपको दिया है 5। पुट इन ऑयल, नाउ इफ द इंटरएक्टिंग फोर्स, कूलम फोर्स है ना, FC between them is still the same, is still the same, then their separation now कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है 16.6 सेंटीमीटर, 22.3 सेंटीमीटर, 28.4 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो अच्छा मतलब ठीक है। आपको दो चार्जेस गिवन है Q1 Q2 और उनके बीच वैल्यू नहीं दी है आपको Q1 Q2 की, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है और इस वक्त वो किस में है, एयर में है। और जब वो एयर में है तो मान लीजिए उन पे फोर्स लग रहा है F, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है F। हमें ये कहा गया है कि ये पूरे सिस्टम को उठा के यूं का यूं ऑयल में रख दिया गया है और ऑयल के अंदर उनकी जो ऑयल का जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमें 5 दिया है। हमें ये कहा जा रहा है कि हवा में जब ये दोनों चार्जेस थे तब इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा था ऑयल में भी इन दोनों के बीच में उतना ही फोर्स लगना चाहिए, और उतना फोर्स लगने के लिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, क्योंकि चार्ज तो आप चेंज कर नहीं सकते और फोर्स में फॉर्मूले में क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। के कांस्टेंट है, Q1 Q2 इस सिचुएशन में नहीं बदल रहे हैं तो वो भी कांस्टेंट हो गए, तो जाहिर सी बात है फोर्स को अगर आपको मेंटेन रखना है तो आपको डी चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एयर की कंडीशन निकालते हैं, एयर के अंदर कितना फोर्स लग रहा है। सो के की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन सपोज d है डिस्टेंस, राइट, d स्क्वायर आ जाएगा और d की वैल्यू आपके पास कितनी है 50 सेंटीमीटर, ये एयर में हो गया। अब ऑयल की बात करते हैं, ऑयल के अंदर जो फोर्स है F प्राइम हो जाएगा और वो आपके पास हो जाएगा 1/4π, वी नो क्या होता है ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, जहां पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें कितना दिया है 5। दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी, ये हमें कितना वैल्यू दिया है यहाँ पे 5 दिया है। चार्ज हमारे नहीं बदले हैं लेकिन सेपरेशन चेंज हो चुका है, तो मैं डी प्राइम कर देती हूँ, डी प्राइम और इसको स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो F अपॉन F प्राइम करके देखते हैं। तो 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, Q1 Q2 से आपका Q1 Q2 कैंसिल, और ऊपर आपका ये जो डिवाइड है तो ये एप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा हमारे पास और ये हो जाएगा डी प्राइम स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर।
नाउ हमें कहा गया है कि ऑयल में और एयर में उनका जो फोर्स है वो सेम है, सो गिवन दैट F इज इक्वल्स टू एफ प्राइम। तो जैसे ही F इज इक्वल्स टू एफ प्राइम है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। सो हमें मिल जाएगा एप्सिलॉन आर डी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है और ये हो जाएगा डी प्राइम स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो मैं सेंटीमीटर में ही आ जाएगा, अपना आंसर 50 स्क्वायर कर देती हूँ। सो डी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, राइट। ये हमारा आ रहा है 500, तो डी प्राइम की वैल्यू हो जाएगा रूट ऑफ 500 एंड दैट इज इक्वल्स टू 22.3 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाता है, ऑप्शन बी। सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 10 हम कर चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 में अगेन हमें कहा जा रहा है, तीन चार्जेस आपके पास, पॉइंट चार्जेस हैं, राइट। एक चार्ज आपके पास 4Q, देन उसी लाइन पे आपके पास है कैपिटल Q, एंड देन उसी लाइन पे आपके पास है स्मॉल q। ओके, स्ट्रेट लाइन में है, एंड इन जो फर्स्ट और लास्ट चार्ज है इनके बीच की सेपरेशन जो है वो हमें L दिया है, ठीक है। और सॉरी 1, दिस इज 1 यूनिट, और ये जो डिस्टेंस है दैट इज 1/2, और ये डिस्टेंस आपको दिया है 1/2। What should be the value of plus q so that net force on small q is 0? Okay, q क्या होना चाहिए so that net force on small q becomes 0? ऑप्शन है आपके पास -q, -2q, -q/2 एंड 4q। देखिए, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है हमारे पास, ये आपको आई एम लीविंग अप टू यू, राइट। हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इस तरह से कंडीशन है, और हमें कहा जा रहा है कि स्मॉल ये कैपिटल क्यू की क्या वैल्यू होनी चाहिए सो दैट स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स 0 आ जाए। तो आप स्मॉल क्यू पर नेट फोर्स निकाल लीजिए। स्मॉल क्यू पर फोर्स लगेगा एक तो 4Q की वजह से और एक कैपिटल क्यू की वजह से। सो 4Q की वजह से कितना लगेगा, KQ1 Q2 अपॉन 1 स्क्वायर, और कैपिटल क्यू की वजह से कितना लगेगा, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन 1/2 स्क्वायर, एंड दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व करके आपको स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना है, और वो वैल्यू आपके पास आएगी ऑप्शन ए। सो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं पीछे डिस्कस, इसलिए मैं इसको वापस आपको नहीं करवा रही हूँ। ओके, देन आपके पास एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास देखिए, यहाँ पर क्या, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इस तरह से दिया है, और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपने उल्टा रखा है, ये देखिए, और इन दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है आपके पास, और इन सब पे जो चार्जेस प्लेस किए हुए हैं, इनके जो वर्टाइसेस है वो इस तरह से हैं, A, B, C, D, E एंड F। चार्जेस जो हैं वो कुछ इस तरह से रखा है, ABCD पर आपको यहाँ पर रखा है 2 माइक्रोकूलम, देन यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम, C पॉइंट पे है 2 माइक्रोकूलम, D पे है -2 माइक्रोकूलम, E पे है -2 माइक्रोकूलम एंड F पे है -2 माइक्रोकूलम। ओके, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपके पास, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कौन कौन सा आपके पास है, एक तो ACE, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास बन रहा है FBD। बोथ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, और इनके वर्टाइसेस पे आपको चार्जेस दिए हुए हैं। इनका जो सेंट्रोइड है, ओ पॉइंट है, सेंटर है, वहां से आपको जो इसकी डिस्टेंस है वो हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, पर इन ट्राइंगल की जो साइड है, साइड ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इक्विलेटरल का होने का मतलब तीनों साइड सेम होगी, और दोनों ट्राइंगल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, टोटल 6 साइड्स हो जाएगी, और वो 6 की 6 साइड्स कितना है, 10 सेंटीमीटर है। आपको ये कहा जा रहा है कि P पॉइंट जो हमारा O पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज रख दिया जाए अगर 2 माइक्रोकूलम, तो इस 2 माइक्रोकूलम चार्ज पे लगने वाला टोटल फोर्स जो है कितना होगा। सो नेट फोर्स ऑन चार्ज 2 माइक्रोकूलम placed at the center
ऑफ बोथ ट्राइंगल्स कितना होगा? ऑप्शंस आपके पास 21.6 न्यूटन, 64.8 न्यूटन, 0 एंड डी आपके पास है 43.2 न्यूटन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है। आपको यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखो काफी अच्छा खासा दिया हुआ है। यहाँ पे वेक्टर लॉ जो है वो आपको लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कंपोनेंट से भी आपके पास हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन करना कैसे है? सो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, ओके, इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ी सी आपको ट्राइंगल की ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। सो मैं डेरिवेशन नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बता रही हूँ कि अगर कोई आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, और उसकी ये डिस्टेंस साइड लेंथ आपके पास कितनी है, सपोज 10 सेंटीमीटर है, मान लीजिए इसे आप आर कह लीजिए या डी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, सपोज डी कह लीजिए। तो जो सेंटर है, सपोज ओ पॉइंट है, उस ओ पॉइंट से इसके जो वर्टिसेस होते हैं, इसके जो वर्टेक्स होते हैं यहाँ पे, इनसे ये जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, वो वैल्यू कितनी होती है, ध्यान रखना। तो ओ ए विल बी इक्वल टू ओ बी, और सपोज यहाँ पे आपके पास है ओ सी, ये डिस्टेंस तो सेम ही होगी, और ये डिस्टेंस आपके पास होगी साइड लेंथ अपॉन √3। ये कैसे आता है, इसका डेरिवेशन आपको क्लास 10th की मैथमेटिक्स की बुक में मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। सो ये d/√3 ये रिलेशन होता है। तो हमें साइड लेंथ गिवन है ना 10 सेंटीमीटर, इसलिए हमें डिस्टेंस चाहिए होगी, और वो डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 10/√3। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखो फोर्सेस कितने कितने लग रहे हैं। वो फोर्सेस लगाने के लिए वापस एक बार हम यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ओके, देखो थोड़ा स्ट्रेट लाइन ना भी आए तो समझ जाना थोड़ा सा ना। हमारे पास यहाँ पे है 2 2 2 चार्ज, यहाँ पे है -2 -2 -2, और यहाँ पे सेंटर पे हमने चार्ज रखा है 2। तो सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पे ये वाले दोनों के बीच में देखो, यहाँ पे 2 है, राइट, और यहाँ पे हमारा वर्टिस ए बी सी डी ई एंड एफ। आप ये देखिए ओ एंड ए, राइट, ये फोर्स है, मैंने एफ लिखा है, नीचे ओ और ए का मतलब होगा ओ पे रखा हुआ चार्ज और ए पे रखा हुआ चार्ज, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो ओ से लेके ए तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 10/√3 है। मैं इस डिस्टेंस को फिलहाल किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सपोज डी। तो हमारा जो डी है वो कितना हो जाएगा, 10/√3 होगा। वाई, क्योंकि 10 हमारी साइड लेंथ है, और साइड लेंथ को √3 से डिवाइड करते हैं तो ट्राइंगल के वर्टेक्स और ट्राइंगल के सेंटर के बीच की दूरी आ जाती है। सो एफ ओ ए हमारा हो जाएगा। सो एफ ओ ए की वैल्यू निकालते हैं। सो के Q1 Q2 एंड डिस्टेंस स्क्वायर डी स्क्वायर। ओके, डी स्क्वायर, डी की वैल्यू लास्ट में रखेंगे 10/√3। मैंने इस बार साइन दोनों का नहीं लिया है, ऑल्दो मेरे पास दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, मैं सिर्फ इसको रिप्रेजेंट करूंगी एफ से, ताकि मैं एफ के मल्टीपल्स के टर्म में आंसर निकाल लूं। इस पूरी वैल्यू जहां जहां पर k2 × 2/d² आएगा, हम उसे एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ ओ ए आपका कितना हो जाता है, एफ के इक्वल हो जाता है। अब आप एफ ओ डी देखिए एक बार, एफ ओ डी, ओ पर लगने वाला फोर्स किसकी वजह से, डी की वजह से। तो डी चार्ज आपका कैसा है, नेगेटिव है, राइट, और ओ आपका कैसा है, पॉजिटिव है। सो दोनों के बीच में लगेगा अट्रैक्शन, राइट। तो ये जो डी वाला चार्ज है, ये इस ओ वाले चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो देखो ब्लैक पेन से बना रही हूं, इसकी डायरेक्शन ये होगी। और जो आपने एफ ओ ए निकाला था, ए पर जो चार्ज रखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ए पर जो चार्ज रखा हुआ है वो इस ओ वाले चार्ज को धक्का देगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो धक्का देकर वो किधर भेजेगा, धक्का देकर भी वो इधर ही भेजेगा। यानी कि ए पॉइंट पर और डी पॉइंट पर दोनों जो चार्जेस हैं वो इस ओ पर रखे हुए चार्ज को एक ही साइड में यानी नीचे की तरफ भेज रहे हैं। तो एफ ओ डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सबसे पहले वैल्यू उसकी सेम आएगी, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू सेम हमें कितनी मिलेगी, एफ के बराबर ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि डी और ओ पे जो चार्जेस रखे हैं उनकी वैल्यू उतनी ही है जितनी ओ और ए पर रखे हुए चार्जेस की थी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो भी डी है। तो आपके पास ये भी एफ मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि जो इनकी डायरेक्शन है, अच्छा वो डायरेक्शन भी सेम ही आ रही है। तो ये जो डायरेक्शन आ रही है ये आ रही है नीचे, तो मैं यहाँ पर एफ लिख देती हूँ और मैं यहाँ पर एफ लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पर मतलब ओ से डी की तरफ आपके पास कितना फोर्स लग रहा है, 2F फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर अपन वेक्टर बनाते हैं, ये देखिए इधर अपना लग रहा है 2F, कहां कहां से, ओ से शुरू होके डी की तरफ हमारा 2F फोर्स जा रहा है। सिमिलरली एफ और सी देखिए एक बार,
F और C हमारे क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो F वाला जो चार्ज है यानी ये वाला चार्ज है वो O को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करके वो ऊपर खींचेगा और कितने फोर्स से खींचेगा, F फोर्स से खींचेगा। C पॉइंट वाला जो चार्ज है वो O पॉइंट को धक्का देगा और धक्का कहाँ देगा, ऊपर ही देगा, तो यहाँ पर भी F लग जाएगा। तो ऊपर भी आपके पास कितने आ गए, 2F आ गया। अब B और E को देखो तो E पॉइंट का जो चार्ज है वो नेगेटिव है तो वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से, F फोर्स से। और जो B पॉइंट वाला चार्ज है वो O वाले चार्ज को धक्का देगा और धक्का देके वो कितने सब फोर्स से धक्का देगा, F पॉइंट से ही धक्का देगा। सो आपके पास कुछ ज्योमेट्री कुछ इस तरह से बनेगी और मैंने सारे चार्जेस कवर कर लिए हैं। सो आपके पास 2F 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 तीन फोर्सेस बन रहे हैं। तो 2F इधर जा रहा है आपके पास, है ना, और एक बिल्कुल सीधा जा रहा है आपके पास 2F, और बिल्कुल इन दोनों के मिड से होके आपके पास 2F जा रहा है। अब थोड़ी सी ज्योमेट्री आपको देखनी पड़ेगी कि ये जो सेंटर हमने लिया है, राइट। अब फिर से देखो मैं एक चीज बनाती हूँ आपके पास, ज्योमेट्री थोड़ी सी दिखाना चाहती हूँ। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सेंटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये जो लाइन है, राइट, और ये जो लाइन है, और तीनों सारे वर्टिसेस को मिलाओ, सारे वर्टिसेस को मिलाओ एक बार, तो क्या सारे वर्टिसेस जो हैं वो बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पॉइंट के चारों तरफ, राइट सी बात है। तो 1 2 3 4 5 6 6 एंगल बन रहे हैं यहाँ पे। तो मैं ये O पॉइंट जो है इसका मतलब देखो ये एंगल 60 होगा आपके पास, 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 और ये एंगल 60 होगा, राइट। इसका मतलब जो हमें ट्राइंगल मिला है, हमारी एक डायरेक्शन इधर जा रही है 2F की, हमारी एक डायरेक्शन इधर जा रही है 2F की, और हमारी एक डायरेक्शन इधर जा रही है 2F की। तो हमारे जो तीनों फोर्सेस होंगे उनके जो बीच के एंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 60 होंगे। तो देखो ये हमारा यहाँ पे रहेगा एक, ये हमारा यहाँ पे रहेगा, और एक हमारा यहाँ पे रहेगा। तो हमारे पास 2F फोर्स इधर आ गया, 2F फोर्स इधर आ गया, और 2F फोर्स इधर आ गया, और ये एंगल हमारा क्या है, 60 है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पर ये करेंगे रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए, ये हमारा फर्स्ट जो वर्टिकल कंपोनेंट है बिल्कुल सीधा जा रहा है ऊपर की तरफ 2F, उसको रहने दो। और आपको क्या करना है यहाँ पर एक नया चीज बताती हूँ आपको, रेड पेन से देखो, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रही हूँ। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। देखो ये वाला जो 2F है और ये वाला जो 2F है, अगर हम इसके दो दो कंपोनेंट करें तो उनमें से जो एक कंपोनेंट है वो किधर जाएगा। अब समझना मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाली जो एक्सिस है, इस वाली एक्सिस को मैं ले लेती हूँ सपोज y एक्सिस, इसको मैंने y ले लिया, तो मेरा हॉरिजॉन्टल जो x है वो इधर जाएगा। ये देखो मैंने क्या किया है, ये लाइन को आप थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखो, टिल्ट करके x और y के बीच में 90 का एंगल बन रहा है। ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा 90 बन रहा है, ठीक है। तो ये ऊपर आपके पास 60 आ गया। 60 आने से सिचुएशन क्या हो जाएगी आपके पास, ये जो 2F है आपका, इस 2F का एक कंपोनेंट जाएगा x डायरेक्शन में और एक आपका जाएगा y डायरेक्शन में। बिल्कुल वैसे ही आपके पास इधर आपके पास x आ रहा है, ठीक है, और ये सीधा नहीं जाना चाहिए। ऑल्दो मैंने थोड़ा सा ये ज्योमेट्री सही से बनाती हूँ यार, एक मिनट। तो सिचुएशन हमारे पास कुछ इस तरह से हो रही है, हाँ, यहाँ पर हमारा इस तरह से आ रहा था, हाँ अब सही है, अब सही है। ये हमारा में जा रहा है, ये हमारा x में जा रहा है, और इधर ही हमारा एक 2F जा रहा था। मैं डायरेक्शन बना देती हूँ, ये हमारा 2F है, एक हमारा इधर 2F है। x को मैं पीछे की तरफ मिलाऊंगी तो वो थोड़ा अलग बनेगा, है ना। x को पीछे की तरफ बढ़ाने से वो इधर आएगा। ये देखो ये सिचुएशन हमारी यहाँ पर बन रही है। तो हमारे जो 2F वाले हैं इनके दो के कंपोनेंट लेते हैं। इस 2F में अब अच्छा ये एंगल हमारा कितना है, 60 है। तो इस 2F के दो कंपोनेंट कीजिए, तो 60 एंगल किससे बन रहा है, y डायरेक्शन में। तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास 2F cos 60, और इधर आपके पास x डायरेक्शन में कितना आ जाएगा 2F sin 60। सिमिलरली आपका ये एंगल हमने देखा कि ये वाला भी 60 बन रहा था, ऊपर हमने प्रूफ किया है, आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए हमारा ये 60 है इन दोनों के बीच का, और इन दोनों के बीच का भी एंगल कितना बन रहा था, 60 बन रहा था। तो ये हमारे पास 60 है। तो अगेन इस 2F का एक कंपोनेंट इधर जाएगा, कितना हो जाएगा 2F cos 60, और इधर आ जाएगा 2F sin 60। अब ये जो 2F sin 60 है और ये जो 2F sin 60 है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो इधर जा रहा है 2F cos 60 और 2F cos 60 और एक ओरिजिनल 2F जो था,
ये 2f cos 60 तो आगे पीछे वाले के कंपोनेंट हो गए, एक ओरिजिनल इसी डायरेक्शन में था, तो नेट फोर्स आपके पास कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 2f cos 60 प्लस 2f cos 60 प्लस 2f। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2, तो f प्लस cos 60 होता है 1/2, तो f प्लस 2f, ये आपके पास आ रहा है 4f। ये नेट फोर्स हो जाएगा आपका, और जो 4f है उसमें हमें f की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय f हमारा था k 2 माइक्रोकूलम, और 2 माइक्रोकूलम एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, मैंने कहा था 10/√3 लेना है, तो 10/√3, लेकिन हमें क्या करना है, इसका ये सेंटीमीटर में गिवन है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 कर दिया, और ये आ गया इसका स्क्वायर, और इस k की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 × 10⁹, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10.08, और इसका आंसर आपका हो जाएगा 43.2 न्यूटन। तो इस तरह से आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल ऐसा ही एक मिलता जुलता क्वेश्चन आप कर लीजिए, सो दैट आपको हाँ कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन ही है रहेगा ये। चलिए इससे अलग क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा नंबर का होगा, वी हैव डन 12 क्वेश्चन ना, गुड। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 13 नंबर। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक रिजिड सपोर्ट है और उससे एक पार्टिकल अटैच्ड है, फिर एक स्ट्रिंग है, फिर एक पार्टिकल है। तो ये दोनों बॉल्स है, इसका मास आपके पास है 0.9 ग्राम, और इसका मास भी आपके पास है 0.9 ग्राम। एंड दोनों का चार्ज भी जो है वो सेम है, इसका चार्ज भी Q मान लीजिए और इसका चार्ज भी Q मान लीजिए, बिल्कुल सेम है। नाउ हमें निकालना है इस Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग हमने काम में लिए यहाँ पे, सेम हो जाए। ओके, एंड हमें यहाँ पर इस कंडीशन में देखना है। सो ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये कहा गया है कि दोनों बॉल्स पे कितना चार्जेस दिया जाए, सो दैट यहाँ पर दो स्ट्रिंग है, दोनों के अंदर जो टेंशन है वो सेम हो जाए। तो सपोज इसमें टेंशन मान लीजिए T1 है, और इसमें टेंशन कितना है T2 है, और लास्ट में हमें इस T1 T2 को सेम करना है। तो सेम करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस फर्स्ट नंबर वाली बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, तो फर्स्ट वाली बॉल मैंने यहाँ पर बना ली। हमें पता है कि जो T1 है ये पेयर में आता है, तो ऊपर से ये नीचे लगेगा और ऐसे लगेगा, तो इसको जो T1 है वो कहाँ खींचेगा, ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगा, तो T1 ये होगा। अच्छा, क्योंकि दोनों के बीच में दोनों के पास सेम चार्जेस है, तो रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन लगेगा तो जो नीचे वाली बॉल है वो ऊपर वाली बॉल को अपनी तरफ नहीं खींचेगी, सेम चार्जेस होने की वजह से धक्का देगी, और धक्का देने की वजह से वो बॉल पे फोर्स किधर लगेगा, कूलम फोर्स किधर लगेगा, ऊपर ही लगेगा। तो कूलम फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन भी ऊपर होगी, क्योंकि ये फोर्स जो है रिपल्सिव नेचर का है, ये नीचे वाली बॉल उसको धक्का देगी। ठीक है, और उसका मास आपके पास, अच्छा T2 नीचे वाले टेंशन में है, तो T2 इधर यहाँ लगेगा और इधर यहाँ लगेगा, पेयर में आएगा, तो T2 आपके पास किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। साथ ही साथ इसके पास कुछ ना कुछ मास है, तो इसका जो ग्रेविटी होगा उसकी वजह से नीचे फोर्स लगेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू mg। अब बिकॉज हमारे पास क्या कहा जा रहा है कि दोनों स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो सेम होना चाहिए। अगर दोनों स्ट्रिंग में टेंशन सेम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ये जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन हो जाएगी, और इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। सो नेट फोर्स 0 करेंगे, सो एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल है, दोनों को सेम चार्ज दिया है, एंड दोनों को सीलिंग से हैंग कर दिया है। हमें दोनों बॉल के पास चार्जेस की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसकी वजह से दोनों स्ट्रिंग में टेंशंस जो है वो सेम आ जाए। ओके, दोनों बॉल्स के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 3 मीटर, 3 मीटर हमें डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है। तो देखो अगर टेंशन सेम हो जाएगी कि दोनों ऊपर वाली बॉल को ऊपर कौन खींच रहा है, T1, नीचे कौन खींच रहा है, T2, अगर दोनों के बीच में T1 T2 सेम हो गया तो वो फोर्स हवा में मतलब ना तो वो नीचे जाएगी ना तो वो ऊपर जाएगी, तो उसके ऊपर फोर्स बैलेंस करना है। तो हमें यहाँ पर 4 फोर्सेस दिख रहे हैं, तो आप चारों को बैलेंस कर लिए, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं, T1 प्लस FC,
और नीचे कौन कौन लग रहा है, T2 प्लस mg। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि T1 और T2 क्या है, इक्वल है, तो आपके पास T1 और T2 इक्वल हो जाएंगे, तो हमें Fc की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, mg। Fc हो जाएगा कूलम फोर्स, और दोनों के पास चार्ज कितना है, Q है, तो Q इंटू क्यू, एंड डिस्टेंस आपके पास है 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। मास है 0.9 ग्राम है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, और जी की वैल्यू हम ले लेंगे 10। इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁻12, इसका अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻6, विच इज 3 माइक्रोकूलम। तो इतना चार्ज अगर उसके पास होगा तो वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इजीली, मतलब ये जो है इतना चार्ज रहेगा तो वहां पे वो है सिस्टम हमारा क्या रह जाएगा, इक्विलिब्रियम में रह जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन में आई एम लीविंग अप टू यू, जिसका मैं आपको आंसर बता दूंगी, आप कोशिश कीजिए उसको करने की। अच्छा, ये वाला चार्ज तो प्रोबेबली हमने कर लिया था, एक क्वेश्चन तो इस तरह का हमने शायद कर लिया था। ओके, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कूलम लो पे हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो एक आध क्वेश्चन है वो आपको टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट सेशन लेक्चर होगा कल, उसमें हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ गुड डे।